नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ ज्ञान बाई एसके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आयत के बारे में। तो आयत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। तो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। तो दोस्तों, ये आयत का मैंने डायग्राम बना रखा है। इसका नाम क्या है? ABCD। और ये भुजा है और ये भुजा आमने सामने की है और बराबर है। ये भुजा है और ये भुजा है, आमने सामने की है, बराबर है। तो दोस्तों, और ये 90 डिग्री बना रही है, दो ये भुजा आपस में, और ये दोनों भुजा अब 90 बना रही, ये 90 बना रही, ये 90। तो टोटल इसके कोणों का योग कितना हो जाता है? 360। तो दोस्तों, ये आयत का डायग्राम है। अब देखते हैं इसके 3 इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। तो दोस्तों, परिमाप को हम इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर दोस्तों क्या होता है? जैसे ए पॉइंट है, यहाँ से हम चलते हैं, ऐसे घूम के यहीं आ जाते हैं, तो वो बोलते हैं हम उसको परिमाप। तो दोस्तों, ये एल है, तो इसके सामने की भुजा ये भी क्या हो जाएगी? एल। ये जैसे बी है तो ये भी बी हो जाएगी। एल का मतलब दोस्तों क्या है? लेंथ। क्या है? लेंथ, जिसे हिंदी में बोलते हैं लंबाई। और बी को मतलब बोलते हैं ब्रेड्थ, जिसको हिंदी में बोलते हैं चौड़ाई। तो दोस्तों, ये लंबाई तो ये भी लंबाई, ये चौड़ाई तो ये चौड़ाई। अब हम निकालते परिमाप। तो परिमाप कैसे निकालेंगे दोस्तों? यहाँ से चलेंगे और ऐसे घूम के यहीं आ जाएंगे। तो एल आया, फिर बी आया, फिर एल आया, फिर बी आया। तो एल कितनी बार आया? 2 बार। और बी कितनी बार आया? 2 बार। तो परिमाप हमारा क्या हो जाएगा? 2 गुणा एल प्लस बी, मतलब 2 बार एल और 2 बार बी। तो इस तरह से हमारा परिमाप क्या हो जाता है? 2 इंटू एल प्लस बी। अब दोस्तों देखते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया। तो दोस्तों, एरिया कैसे निकालते हैं? जैसे ये रेक्टेंगल है, इसमें हम एक लाइन खींचते हैं ऐसे, इसको हम बोलेंगे डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो दोस्तों, रेक्टेंगल में कितनी डायगोनल होती है? 2। तो इस कोने से इस कोने को एक लाइन खींचते हैं तो ये डायगोनल, और ए से सी की तरफ खींचते हैं, वो भी एक डायगोनल होती है। दोनों की लेंथ क्या होगी? सेम। रेक्टेंगल के केस में दोनों की लेंथ क्या होती है? सेम। जैसे ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की रहेगी। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, ये एक, जैसे मैं एक दूसरे डायग्राम बना लेता हूँ। या मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, रेक्टेंगल, और दोस्तों इसमें से एक ये डायगोनल बना लिया। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। अब लेंथ और ब्रेड्थ, अब ये यहाँ से यहाँ तक इसको देखते हैं, इस डायग्राम को। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है? एल है, और हाइट क्या है? बी है। तो दोस्तों, ये आ जाता है। और इसी प्रकार इस ट्रायंगल का एरिया ये है, और इस ट्रायंगल का एरिया भी यही रहेगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये हाफ हाफ क्या हो जाएगा? फुल। हाफ हाफ कितना हो जाएगा? 1। तो 1 मतलब एल बी। तो एल इंटू बी क्या हो जाता है? रेक्टेंगल का एरिया। तो दोस्तों, हम रेक्टेंगल का एरिया क्या लिखेंगे? एल इंटू बी। अब हम बात करते हैं विकर्ण। तो विकर्ण को हम इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो दोस्तों, यहाँ डायगोनल क्या है? BD एक डायगोनल है, और ऐसे ही AC। तो दोनों डायगोनल की लेंथ सेम रहेगी। तो हम BD की बात करते हैं। तो डायगोनल, दोस्तों डायगोनल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? √L² प्लस B²। जैसे हम ऊपर वाले रेक्टेंगल BDC रेक्टेंगल की बात करते हैं। BDC रेक्टेंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में ये भुजा हमारी क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस, जिसे हम बोलते हैं कर्ण। तो दोस्तों, ये कर्ण है। तो कर्ण क्या होता है? आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर का √। क्या होता है? आधार का स्क्वायर क्या है? लेंथ, और लंब क्या है? ब्रेड्थ। तो इन दोनों का स्क्वायर का योग, और उसके ऊपर √, लगा देते हैं, तो हमारा कर्ण आ जाता है। और रेक्टेंगल के केस में हम इसे क्या बोलेंगे? विकर्ण। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ जाते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, एक आयत की लंबाई 5 सेमी तथा परिमाप 18 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हमें क्या दे रखा है? लंबाई L बराबर कितना दे रखा है? 5 सेमी। L 5 सेमी दे रखा है। और परिमाप कितना है? पेरीमीटर कितना है दोस्तों? 18 सेमी। हमें निकालना क्या है दोस्तों? एरिया। तो एरिया हमें निकालना है। तो दोस्तों, हम जानते हैं परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर बराबर होता है 2L प्लस बी। और परिमाप हमें दे कितना रखा है? 18।
बराबर 2, एल कितना है 5 है, प्लस बी। तो दोस्तों 18 है, 18 में 2 का भाग देते कितना आता है 9। तो 9 बराबर कितना आ जाएगा 5 प्लस बी। तो बी हमें कितना मिल जाएगा 4। बी कितना मिल जाएगा 4 सेमी। तो बी हमें 4 सेमी मिल गया और एल हमें दिया हुआ था, तो हम एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया बराबर क्या होता है एल इंटू बी। तो एल कितना है 5 है और बी कितना है 4 है, तो 5 चौक 20 सेमी स्क्वायर। तो एरिया हमारा कितना आ जाएगा 20 सेमी स्क्वायर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक आयत की लंबाई 15 सेमी है और चौड़ाई 5 सेमी है, तो आयत का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एल कितना दे रखा है हमें 15 सेमी। एल मतलब लेंथ, लंबाई कितनी है 15 सेमी। बी कितना दे रखा है हमें 5 सेमी। बी ब्रेड्थ, चौड़ाई कितनी है 5 सेमी। तो दोस्तों हमें परिमाप निकालना है एक और एक क्षेत्रफल। तो परिमाप पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों 2 गुणा एल प्लस बी। तो दोस्तों यहाँ एल कितना है 15 है, बी कितना 5, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, और 20 को 2 से गुणा करते कितना आता है 40। तो पेरीमीटर हमें कितना मिल जाएगा 40 सेमी, 40 सेमी। इसी प्रकार अब हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया बराबर क्या होता है दोस्तों एल इंटू बी। यहाँ एल कितना है दोस्तों 15 और बी कितना है 5। तो 15 को 5 से गुणा करते हैं 75, और एरिया हरदम स्क्वायर में होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा एरिया भी आ जाता है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक आयताकार कमरे की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। कमरे के फर्श पर रखा जा सकने वाला लंबे से लंबा बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये आयताकार कमरा है जिसकी लंबाई हमें कितनी दे रखी है 12 और चौड़ाई कितनी दे रखी है 5। हमें आयताकार कमरा है, उसके अंदर एक बांस रखना है बड़े से बड़ा। तो बड़े से बड़े बांस क्या होगा दोस्तों, उसको रखने का तरीका ये रहेगा, विकर्ण के हिसाब से हम उसे रखेंगे तो वो बड़े से बड़े बांस रहेगा। तो 12 और 5 है, तो ये हमें क्या निकालना है आयत की विकर्ण निकालना है। तो दोस्तों एल कितना दे रखा है 12 मीटर और बी कितना दे रखा है 5 मीटर। तो हमें निकालना है दोस्तों डायगोनल। तो डायगोनल निकालना या बांस की लंबाई एक ही बात है। तो डायगोनल क्या होता है दोस्तों अंडरूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ एल का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 5, 144 प्लस 25। तो दोस्तों 144 में 25 जोड़ते हैं तो कितना आता है 169, और ये अंडरूट। तो 169 का वर्गमूल लेते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 13। तो आयताकार बांस की लंबाई कितनी आ जाएगी दोस्तों 13 मीटर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक कमरा 9 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा, इसके फर्श पर 20 सेमी लंबी और 10 सेमी चौड़ी कितनी ईंट लगेगी। यदि ईंटों का भाव 130 रुपये प्रति 100 हो तो ईंट का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक कमरा है, आयताकार कमरा है, ये कमरा है, इसकी लंबाई क्या है 9 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर है। और दोस्तों इसके फर्श पे ईंट लगानी, तो ईंट ऐसे लगेगी दोस्तों, ये ईंट लगेगी ऐसे। तो हमें ईंट लगानी है, तो हमें बताना है ईंटों का मूल्य क्या होगा। तो 130 रुपये की 100 ईंट आती है, तो हमें बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे ईंटों की संख्या निकालेंगे। तो ईंटों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, ईंटों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बटे ईंट का क्षेत्रफल। तो दोस्तों फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत के केस में आयताकार कमरा है और फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो फर्श की लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ हमें 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो हमें सारी चीज़ या तो मीटर में लेनी पड़ेगी या सेंटीमीटर में। तो हम सभी चीज़ सेंटीमीटर में ले लेते हैं। तो 9 मीटर कितना हो जाएगा सेंटीमीटर के 900 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 600। भाग में दोस्तों क्या आ जाएगा 20, ये सेमी में ऑलरेडी है, और ये कितना आ जाएगा 10। ये ईंट के डायमेंशन है और ये कमरे की। अब दोस्तों इनको कैंसिल करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, और 2 से काटते हैं तो कितनी बार 3 बार जाता है। तो इस प्रकार हमें ईंटों की संख्या कितनी मिल जाती है 9 × 27 100।
ईंटों की संख्या कितनी मिल गई दोस्तों? 2700। अब दोस्तों हमें निकालना है ईंटों का मूल्य, मतलब कुल खर्चा। तो 100 ईंटों का मूल्य कितना है दोस्तों? 130 रुपये। 100 ईंटों का मूल्य कितना है? 130 रुपये। एक ईंट का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 130/100 रुपये। लेकिन हमें 2700 ईंटों का मूल्य निकालना है, तो 2700 से गुणा करते हैं दोनों साइड। तो 2700 गुणा 130/100। तो दोस्तों ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो। और 27 को ये गुणा करते हैं, 0 को 0, 27 ये गुणा करते हैं, तो दोस्तों 0 को 0 और 27 को 3 से गुणा करते हैं, 81। 81 का 1 असल 8, 27 से कम 27 और 8 कितना हो जाएगा? 35। तो हमारा टोटल खर्चा कितना आ जाएगा? 3510 रुपये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि क्षेत्रफल वही रहे। तो दोस्तों आयत में क्या होती है? लंबाई होती है और एक होती है चौड़ाई। तो दोनों को गुणा करते हैं जब हमारे क्या आता है? क्षेत्रफल। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल। तो दोस्तों यहाँ लंबाई कितनी दे रखी? 20%। तो 20% बराबर क्या होता है? फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, मतलब भिन्न में बदलेंगे। तो ये प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 आएगा, उसको कैंसिल करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 1/5। जैसे 20/100 लिखेंगे तो 20/100 को हम क्या लिखेंगे? 1/5। तो दोस्तों यहाँ लंबाई 5 मान के चलते हैं और उसमें बढ़ा रही है, तो 1 की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी? 6। और क्षेत्रफल में दोस्तों सेम रहना चाहिए, तो सेम के लिए हम क्या करेंगे? 6 और 5। तो क्षेत्रफल हमें कितना मिलेगा? 30 और 30। तो इस तरह से ये लंबाई थी हमारी और ये चौड़ाई पहले थी ये, और ये बाद में। और इन दोनों को गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एरिया। ये नीचे वाला क्या है? एरिया। जैसे लंबाई 5 थी, 1 बढ़ा दी तो कितनी हो गई? 6। और क्षेत्रफल हमारा सेम रहना चाहिए, वही रहना चाहिए, मतलब सेम। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? ये उल्टा गुणा कर देंगे। ये 6 था, यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। 6 पंजू 30, 6 पंजू 30, क्षेत्रफल सेम रहेगा। तो दोस्तों ये चौड़ाई है, 6 से 5 हो गई, 6 से 5 हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 से 5 हुई है, चौड़ाई 6 से 5 हो रही, तो मतलब घट रही है। तो चौड़ाई प्रतिशत कमी क्या आ जाएगी? चौड़ाई में b, मतलब चौड़ाई में कमी कितनी आ जाएगी? 1 की कमी हुई है, किस पे कमी हुई है? 6 पे, गुणा में 100, प्रतिशत के लिए 100 आ जाएगा। तो दोस्तों ये 6 और 1 की कमी हुई है तो 1 ऊपर आ जाएगा। तो 1/6 क्या होता है? 16 सही 2/3%। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 16 सही 2/3%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। तो दोस्तों यहाँ 20% दे रखा है, तो 20% क्या होता है? 1/5। तो हम जानते हैं एरिया बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो दोस्तों लंबाई पहले क्या थी? 5 थी, फिर बाद में क्या हो जाएगी? पहले, और यहाँ लिख देता हूँ बाद। पहले 5 थी, 5 मान के चलते हैं नीचे वाली, और बढ़ाएंगे 1 बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 6। चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई भी 20% है, तो पहले चौड़ाई कितनी थी? 5, फिर क्या हो जाएगी? 6। एरिया बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? इन दोनों को गुणा करते हैं तो एरिया कितना आएगा? 25, और इन दोनों गुणा करते हैं कितना हो जाएगा? 36। तो एरिया में कितना चेंज हुआ है दोस्तों? 11 का चेंज हुआ है, और किस पे चेंज हुआ है? 25 पे, गुणा में आ जाएगा 100। तो एरिया प्रतिशत कितना? एरिया हमारा क्या हो रहा है? 25 से 36 हो रहा है, तो बढ़ ही रहा है, तो वृद्धि होगी एरिया में। कितने की वृद्धि होगी दोस्तों? 25 से काटते हैं 1, 25 से काटते हैं 4, तो 44% क्या होगी? वृद्धि। एरिया में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? 44%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक आयत की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए व चौड़ाई 50% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत प्रभावित होगा। तो दोस्तों 50% बराबर हम भिन्न में बदलते हैं तो कितना आएगा? 1/2। यहाँ एरिया की बात हो रही है, तो एरिया बराबर क्या होता है? L × B। लंबाई भी 50% है, बढ़ा रही है, और चौड़ाई घटा रहे हैं। तो लंबाई पहले 2 थी, बढ़ाने के बाद कितनी हो जाएगी? 3, और चौड़ाई दोस्तों 2 थी, घटाने के बाद कितनी हो जाएगी? 1। अब इन दोनों को गुणा करते हैं, एरिया आ जाता है, और क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4
और 3 एकम 3। तो दोस्तों एरिया कितना हो गया, 4 से 3 हुआ है तो 1 घटा है। तो क्षेत्रफल में कमी कितनी आ जाएगी, प्रतिशत कमी क्षेत्रफल में कितनी आ जाएगी, 1 की कमी हुई है, किस पे हुई है, 4 पे, गुणा में 100% के लिए। तो 1/4 कितना होता है, 25%। और कमी हुई है तो कमी के लिए नीचे का एरो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।